नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और मेरे साथ हैं मेरे खास मेहमान अवनीश त्रिपाठी। अवनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विशाल, धन्यवाद। अवनीश, बिहार से ये कैसी कैसी खबर आ रही है? जेडीयू का इतना बड़ा बयान, उन्होंने बोला है कि बिहार में बीजेपी से एक मतलब ज्यादा सीट पे लड़ेंगे, भले ही वो एक सीट ज्यादा हो। और विशाल, इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके बीजेपी के लिए, जो लगातार इस कोशिश में है कि वो बिहार में अपने दम पे सरकार बनाए। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है जेडीयू के लिए, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल का संघर्ष हो जाएगा। अगर मैं जो आप खबर कोट कर रहे हैं, मैंने भी वो खबर देखी, और उसमें उनके लिए जरूरी है कि वो बिग ब्रदर के रोल में रहे। उनकी सीटें एटलीस्ट, उन्होंने कहा कि एक सीट कम से कम ज्यादा है। एक सीट ज्यादा आने का मतलब है कि एक सिंबलिज्म है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक में कि हम लीड कर रहे हैं। और इस सिंबलिज्म के साथ ही बिहार में जेडीयू रहना चाहेगी, क्योंकि पिछले 2020 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि उनकी सीटें कम हुई हैं, और उनकी सीटें बहुत ज्यादा कम हुई है। उनकी सीटें ज्यादा कम होने के पीछे भी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ रहा, और बीजेपी के हनुमान का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। मैं वही बोलने वाला था, चिराग पासवान का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है जेडीयू के लिए कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, और खासकर जेडीयू जैसी पार्टियां जो सिर्फ एक लीडर के दम पे हैं, नीतीश कुमार के बल पे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार सत्ता के केंद्र में या सत्ता के आसपास रहें। तो अगर उनकी सीटें कम आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ बीजेपी रूरल या हार्श बार्गेन करेगी, पॉलिटिकल टर्म है तो हार्श बार्गेन जो करेगी, और जिसके लिए जेडीयू तैयार नहीं हो। तो इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये काफी मतलब सिंबॉलिक एक स्टेटमेंट है कि हम सेकंड ब्रदर या छोटे भाई के रोल में नहीं रहना पसंद करेंगे इस बार। वी वांट टू क्लेम दैट वी आर द लार्जर पार्टी, एंड हमारा अस्तित्व ज्यादा है बिहार। और इस खबर को आप क्या बीजेडी से भी जोड़ के देख रहे हैं, ओडिशा की पार्टी से, जिनकी पार्टी को बोला जाता है कि आज बीजेपी ने खत्म कर दिया है? उनके कुछ नेता बीजेपी के सपोर्ट कांटेक्ट में, कुछ और दूसरी पार्टी के। तो क्या नीतीश कुमार को भी यही डर है कि बीजेपी उनकी पार्टी को भी वैसे ही खत्म कर देगी जैसे बीजेडी को खत्म कर दिया? क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा था उड़ीसा में कि जो पटनायक साहब थे वही एक चेहरा थे अपने पार्टी के, एंड सिमिलरली हियर इन बिहार नीतीश कुमार इज द ओनली फेस ऑफ हिज पार्टी। ठीक है, बिग फेस, और तो छोटे छोटे नेता काफी अच्छे, ललन सिंह भी अच्छे ही नेता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस संदर्भ में भी देखते हैं? गठबंधन की राजनीति में बिहार ही नहीं, पूरे भारत में बीजेपी का जो रोल रहा है वो थोड़ा संवेदनशील रहा है। जिन्होंने जिन्होंने भी बीजेपी के साथ कोलिशन में आए, जो पार्टियां का कोलिशन में आए, कहीं ना कहीं उनके अंदर टूट हुई, पार्टी तोड़ी गई, और कई बार ऐसा हुआ कि पार्टी अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ी। आप देखेंगे शिवसेना के साथ ये हुआ, क्योंकि उनके हाइज थे समय पे। तो आप ये संघर्ष जेडीयू के साथ भी निरंतर जारी है। पिछले 2015 की तुलना में 2020 का इलेक्शन अब काफी मुश्किल वाला इलेक्शन था नीतीश कुमार के लिए। और वहां पे बीजेपी ने जो अपना हनुमान तथा उनके अपने हनुमान को सेट किया, चिराग पासवान को सेट किया, और उन्होंने परफेक्ट रोल प्ले किया। आप देखिए कि चिराग पासवान अपनी सीट जीतने या अपने कैंडिडेट को जिताने से ज्यादा वो जेडीयू को हराने में सफल रहे। बिल्कुल, खतरा जो है वो जेडीयू के ऊपर ज्यादा था, और जो जेडीयू अपने न्यूनतम पे आई इस चुनाव में, 2020 के चुनाव में, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक बीजेपी का थिंक टैंक भी है, जिसने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ एक अल्टरनेटिव खड़ा किया, जो कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे कमजोर करने में मदद करी। और ऐसा हुआ चिराग पासवान के साथ। तो ये डर तो नीतीश कुमार को भी है, नीतीश कुमार के पार्टी कार्यकर्ताओं को है, पदाधिकारियों को है, क्योंकि बीजेपी के साथ आप अगर कोलिशन में है या बीजेपी अगर आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं वो पावर के लिए आपके साथ है, पावर शेयरिंग में। और बीजेपी उस तरह की पार्टी नहीं है कि जो सत्ता में बंटवारे पे भरोसा करे और उस पे उसके साथ टिकी रहे। उन्हें सत्ता पूरी की पूरी चाहिए। दे आर हंग्री ऑफ पावर, किसी भी राज्य में और किसी भी तरीके से हो। तो बीजेपी विल नॉट लेट इट गो कि बिहार में इतने समय से वो हैं और वो हमेशा छोटे भाई के रोल में रहे। और जेडीयू की पार्टी भी, नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि वो बिहार में 20 साल से सत्ता में और शासन में है और अब वो छोटे भाई की भूमिका में आए या उनकी सीटें कम। तो इसलिए ये लड़ाई संघर्ष की, ये जो संघर्ष है, ये अस्तित्व की लड़ाई है जेडीयू के लिए खास करके।
तो अभी आपने 2 बार जिक्र कर दिया हनुमान हनुमान का, तो अभी चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। तो चिराग पासवान ने तो 1 महीना पहले ही साफ कर दिया था कि वो एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सबको मालूम है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का वैसा केमिस्ट्री नहीं बनता। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो हनुमान है वो नीतीश के साथ साथ बीजेपी का भी लंका लगाएंगे? विशाल, मुझे लगता है हनुमान के पास कितनी भी शक्ति हो, वो राम के आदेश के सीमित है। तो अच्छा। वो जिसे ओके। चिराग पासवान जिसे अपना राम मानते हैं, उनके आदेश का हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार्गेनिंग का तरीका भी है कि आप नोटिफिकेशन से पहले आप अनाउंस कर देते हैं कि हम इतनी सीटों पर लेंगे, ताकि व्हेन यू सिट ऑन द टेबल ऑफ नेगोशिएशन, वहां पे आप थोड़ा अपर हैंड हो आपके पास। अभी जैसे चिराग पासवान ने कह दिया कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे, इट वुड हैव मेड द थिंक टैंक ऑफ बीजेपी एंड एनडीए टू थिंक अबाउट कि अब क्या कैसे प्लान कर, तो जी एक आपको एज दे देता है। जी बट मुझे नहीं लगता कि इस बात में इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से कही गई है, क्योंकि आप देखेंगे 2020 का इलेक्शन चिराग पासवान के नेतृत्व में ही एक तरह से एलजेपी, तो आप देखेंगे कि 135 सीटों पे कंटेस्ट करते हैं, सिर्फ एक सीट जीतते हैं। जो सीट जीतते जी 5% वोट शेयर मिलता है जो उनको। सीट जीतते भी हैं, वो सीट जो है मोतिहारी की सीट राजकुमार सिंह, वो बाद में जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं। तो जी आप देखेंगे कि अभी ये बार्गेन का तरीका भी हो सकता है, और अगर वो लड़ते भी हैं तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मेरे ख्याल से लोक जनशक्ति पार्टी की या चिराग पासवान की कि वो 243 सीटों पे लड़े एक अपने दम पे और बहुत बड़ा असर कोई डाल दें। उनका वोट शेयर आप देखेंगे 6% के आसपास। एक कैंडिडेट जीतता है 135 में, वो भी जो है कि वो जेडीयू ज्वाइन कर लेता है। हाँ, लोकसभा इलेक्शन में उनके पास एज है, 5 की 5 सीटों उन्होंने जीती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप राज्य के चुनाव में या असेंबली इलेक्शन में भी सेम कैरिस्मा परफॉर्म कर पाए, रिपीट कर पाए। सो ऑल अबाउट इट इज की द स्टेट असेंबली इलेक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो दोनों के तरीके अलग होते हैं, दोनों के गठजोड़ अलग होते हैं, दोनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी बस शुरुआती रुझान है, शुरुआती बयान है, और ये भी काफी प्रभाव आएगा इसमें। ठीक है अनिश, लेकिन जैसा आपने बोला कि पावर पॉलिटिक्स का भी होता है कि ज्यादा सीट मांगने के लिए लोग बयानबाजी शुरू करते हैं, और हमने देखा है पास्ट में भी कि बहुत सारे, इनफैक्ट अखिलेश यादव और वहां पे जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में भी थोड़ी बयानबाजी हुई थी। लेकिन एक और नेता है, और वो भी एनडीए के ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने आज ही बयान दिया है कि जो राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा हुआ था वो काफी सक्सेसफुल था और इससे राहुल गांधी को फायदा। तो जब आपके सारे घटक दल ऐसे ऐसे बयान देने लगे एक के बाद एक, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और इसके ऑपोजिट जब हम देखेंगे इंडिया ब्लॉक का, तो हमने देखा कि जो वोटर अधिकार यात्रा हुआ, सब लोग एक मंच पे दिखे, एक साथ दिखे, जहां भी गए साथ ही घूमे। इसके अलावा हमने एक चर्चा बहुत सुना था कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का नहीं बनता है। राहुल गांधी मेड श्योर कि वो भी खत्म हो जाए किस्सा, और आपने देखा कि पप्पू यादव ने यहां तक बोल दिया कि तेजस्वी इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर बिहार, ऐसा बोला, और उन्होंने गले मिला और अपने। तो जब हम पिछले इलेक्शन को देखते हैं तो जैसी चीजें हो रही थी इंडिया गठबंधन के साथ, वो चीजें अब एनडीए के साथ होने लगी हैं। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ने मेक श्योर किया कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक साथ आए, और पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव डिजर्विंग कैंडिडेट है। मैं किसी एक नेशनल न्यूज पे देख रहा था अभी, एक ओपिनियन पोल था, एंड तेजस्वी यादव हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट फेमस कैंडिडेट, मोस्ट सबसे चहीते चेहरे हैं वो सीएम कैंडिडेट के लिए। तो इट्स नो डाउट कि तेजस्वी यादव आज के समय में एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए बिहार में, और उसके साथ लोग जाना चाहेंगे। लेकिन जहां तक रही बात पप्पू कुशवाहा जी के पार्टी के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है चुनाव में। तो ये लोग दोनों तरफ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो जैसे ये कुशवाहा हो गए, वो चाहते हैं कि वो दोनों तरफ अपना समीकरण बनाए रहें, दोनों तरफ पत्ते खुले रहें, दरवाजे खुले, जहां से बेहतर चांस मिले वो ग्रैब करें। सो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग द स्टेटस को, या आप उस तरह का न्यूट्रलिटी शो करते हैं कि आपके पास जहां से बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, जहां से सीट ज्यादा है, और उसको आप ग्रैब कर ले। तो इट्स जस्ट अबाउट प्रेशर पॉलिटिक्स, वो माहौल बनाने का चीज है। पर मैं ये चीज और कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और जो राहुल गांधी की रैली का है,
वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। सारे गठबंधन के नेताओं का एक साथ आ जाना, महाराष्ट्र से शिवसेना का आना, फिर कांग्रेस का आना, सीपीआई का आना, आरजेडी का आना। एक्चुअली द ओके opposition has come together and it was the time that they have to show that we are together and it has surely affected। इसने बहुत असर डाला है बिहार की राजनीति पे, और राजनीतिक जो विचार है लोगों में भी, उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा इस चीज का, कि जो ऑपोजिशन है वो वोकल है, रोड पे है, और अब वो एक साथ है। जो बिखराव था वो जोड़ लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर असर डालेगा बिहार में जो इंडिया अलायंस है उसके लिए। ओके। बिहार राजनीति की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा भी शख्स है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्रशांत किशोर। हम सब ने उनको देखा है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल सकते हैं। 2014 में मोदी जी का कैंपेन भी उन्होंने किया था, तो वो एक्सपीरियंस था, और ये एक्सपीरियंस दिख रहा है उनके फर्स्ट चुनावी अभियान में कि काफी पॉपुलर हो गए। वोट में कन्वर्ट हो या ना हो, लेकिन गांव गांव तक प्रशांत किशोर का नाम पहुंच चुका है। ठीक है, और जो बहुत बिहार के जो बहुत कोर मुद्दे हैं उस पे बात करते हैं। पलायन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो बेसिक नेसेसिटीज है बिहार की। बट एट द सेम टाइम बीइंग सेड दिस, अनिश, अगर आपको याद होगा कि 2014 का जो चुनावी जुमला चला था, जुमला ही बोलूंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 100 स्मार्ट सिटीज, तो उसके पीछे का भी जो ब्रेन था, मास्टरमाइंड था, वो प्रशांत किशोर का ही था। तो हाउ यू सी प्रशांत किशोर इन द एस्पेक्ट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स? प्रशांत किशोर को मैं व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। काफी पढ़े लिखे, समझदार है, राजनीतिक समझ उनकी बहुत ज्यादा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ, जो व्यक्ति भारत की यात्रा या भारत के किसी राज्य की यात्रा करता है, भारत की भूमि इतनी महत्वपूर्ण और इतनी उपजाऊ कहिए, या भारत की भूमि है कि एक सामान्य सा अयोध्या का राजकुमार जब दक्षिण की यात्रा करता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है। सामान्य बैरिस्टर लंदन से लौटा हुआ या अफ्रीका से लौटा हुआ एक बैरिस्टर भारत की यात्रा करता है तो महात्मा गांधी हो जाता है। जी, राहुल गांधी ने भी भारत की यात्रा की, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, और जन स्वराज के प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके एफर्ट को। बट एक चीज इसमें ये भी है कि आप देखिए कि जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। अब वो जैसे जैसे इलेक्शन पास होता जा रहा है, ही इज प्लेइंग द सेम रोल। अभी उनका मैं बयान सुना, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मैं कमजोर विद्यार्थी या होशियार नहीं मानता था पढ़ने में, क्रिकेट में अच्छा नहीं मानता था, अब वो डांस करने में भी अच्छी नहीं है। तो आप देख रहे हो, ही इज कमिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ही इज वॉकिंग ऑन द सेम रोड जिसपे और लोग करते हैं। उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव इज अ बिग फैक्टर इन बिहार, तो वो उनको डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। वो कभी नहीं कहेंगे कि चिराग पासवान एक असफल अभिनेता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका चिराग पासवान इज नॉट अ बिग फैक्टर फॉर हिम। बट पर्सनली स्पीकिंग अबाउट प्रशांत किशोर, ही इज गुड, he is good person and he is very talented। उन्हें राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, बिहार की राजनीतिक समझ बहुत जबरदस्त है उनको। वो अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, पर बिहार उस तरह की भूमि नहीं है जहां पे आपको एक बार में उठा लिया जाए। जी बिल्कुल, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस महत्वाकांक्षा के साथ जन स्वराज बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनकी महत्वाकांक्षा इस इलेक्शन में बहुत फलीभूत होने वाली है। जिसमें ओपिनियन पोल की बात कर रहा था, उसी ओपिनियन पोल में प्रशांत किशोर को सिर्फ 2 सीटें मिल रही है। तो मैं उस नेशनल टीवी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा ना उस पोल का, उसमें उनको 2 सीट। तो ऐसा हो सकता है कि आप हर सीट पे लड़े, आपको 5, 6, 7% वोट शेयर मिल जाए, बट वो एक्चुअली क्या कन्वर्ट होंगी वोट्स में? बिकॉज इन डेमोक्रेसी, इन इंडियन डेमोक्रेसी, हेड्स आर काउंटेड, अब वोट शेयर इज नॉट काउंटेड। जी, तो एक्चुअली क्या वो वोट शेयर जो है कि आपका नंबर ऑफ सीट्स में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है प्रशांत किशोर उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। अदरवाइज फिर वो पॉलिटिकल लूप होल में अगले 5 साल के लिए फिर उसी में पड़े रहेंगे। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ प्रशांत किशोर को व्यक्तिगत तौर पे और एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पे, तो मुझे लगता है कि अभी उनको काफी संघर्ष करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। लेकिन दिस इलेक्शन इज नॉट फॉर हिम। ही कैन इफेक्ट द इलेक्शंस, but he's not going to be a game changer, or he's not going to impact it as it is being shown on the media or in the social media। उनके पास स्ट्रेटेजिस्ट है, तो वो सोशल मीडिया बस भी क्रिएट है, पर मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है उनका। नहीं, ठीक है। वैसे अनिश, अगर देखा जाए हमारे देश में 2 तरह के लोग चुनाव लड़ते हैं। एक
खुद जीतने के लिए और एक दूसरों को हरवाने के लिए, ठीक है। और ये बार बार प्रशांत किशोर के आलोचकों की तरफ से कहा गया है कि ये बीजेपी की टीम है, और आरजेडी के लोग बोलते हैं कि वोट कटवा है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे इस बार, आरजेडी का काटेंगे कि बीजेपी का काटेंगे? तो मुझे लगता है कि जहां तक वोट कटवा की बात है, तो मैं अपने अपने तरफ से मैं हर पार्टी को ये छूट देता हूं कि आप कहीं भी इलेक्शन लड़िए, कितने भी सीटों पे लड़िए। भारत के लोकतांत्रिक जी परिवेश में, यहाँ के माहौल में आपको इतनी छूट है, और प्रशांत किशोर को भी छूट है कि वो सारे सीटों पे कंटेस्ट करे। बट बात यह है कि आप किसको अफेक्ट करने वाले हैं एक्चुअली में। वो अगर प्रशांत किशोर किसी को ज्यादा अफेक्ट करेंगे तो वो जेडीयू और बीजेपी को ही करेंगे, बिकॉज दे आर इन द पावर। और वो लगातार जो सवाल कर रहे हैं, वो पावर से सवाल कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, पलायन के नाम पे। तो ये मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ज्यादा हद तक अगर किसी को असर कर पाए, तो वो असर करेंगे द पीपल इन द पावर। तो जेडीयू और बीजेपी को असर करेंगे। कुछ हद तक वो बिहार के पिछड़ेपन में जो है कि लालू यादव को भी ले आते हैं कि उनके कार्यकाल में भी हुआ, हाँ वो दौर रहा होगा। पर मुझे लगता है वो थोड़ी नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि आपको ये भी कहना चाहिए कि लालू यादव का दौर सोशल जस्टिस का दौर था, और ये वैश्विक तौर पे है। क्रिस्टोफर जाफलो अपनी किताब में लिखते हैं कि इट वाज द फेज वेयर द ओबीसीज एंड द बैकवर्ड क्लासेस केम अप। तो आपको इसका बिल्कुल सोशल जस्टिस का चेहरा तो आपको बांधना पड़ेगा लालू यादव के सर पे। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्रशांत किशोर की जो पूरी पॉलिटिकल जो मूव है, उससे ज्यादातर वो जो वोट शेयर अगर किसी का कम कर पाएंगे, तो वो कुछ हद तक बीजेपी का और जेडीयू का उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि असर कुछ और कहीं वो करने वाले हैं। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो मुझे भी लगता है कि उनके वोट शेयर में इतना ज्यादा वोट शेयर होगा कि वो नंबर सीट्स में कन्वर्ट हो पाए। तो अनलेस एंड अंटिल योर नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वोट शेयर इज कन्वर्टेड इनटू सीट्स, तो वो ज्यादा महत्व नहीं रखता हमारे भारतीय लोकतंत्र में। वैसे लोकतंत्र में वो वोट शेयर भी महत्वपूर्ण है, पर भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक अच्छी खासी लोकप्रियता के साथ, प्रतिशत वोट शेयर के साथ और थोड़े बहुत सीट के साथ इस चुनाव में संतोष करेंगे। जी, मतलब कि प्रशांत किशोर टॉप 15 में है, लेकिन प्लेइंग 11 में अभी जगह मिलने में टाइम लगेगा। हाँ। इसके अलावा लालू यादव वाली बात पे एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ अनिश अपनी तरफ से, कि एक तरफ से हमने देखा है कि बीजेपी अपना जो गढ़ है वो बिहार में बेस तैयार नहीं कर पाई, ना ही वैसे नेता तैयार कर पाई। तो इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट लालू यादव को भी जाता है कि उन्होंने उस धरती को इतना सेक्युलर बना दिया है कि वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड तो चलेगा ही नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप जाति का समीकरण बैठा के थोड़ा इधर उधर कर ले, बट आप ये सोचेंगे कि हेट स्पीच देके, जैसा उत्तर प्रदेश में हमने देखा है या हैदराबाद में देखा है, टी राजा की स्पीचेस देखे हैं, तो वो काम बिहार में नहीं होगा। मुझे लगता है बिहार शुरू से ही लोकतंत्र की पहरेदार रही है, और बिहार जितना मैच्योर पॉलिटिकल स्पेस मैंने तो भारत में कहीं नहीं देखा। और जब रथ यात्रा शुरू होती है लाल कृष्ण आडवाणी की, और अगर उसे कहीं रोका गया तो उसे रोका गया बिहार में। तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द का जो प्रतीक लालू यादव ने सेट किया उस एक्ट से, वो आज तक लोगों के जहन में है। और विद दैट सोशल जस्टिस का उन्होंने फाउंडेशन तैयार किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति पिछड़ों के बिना और पिछड़ों के सहयोग साथ के बिना आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वो अभी तक वो परिवेश बना हुआ है, और उसके लिए मैं कहता हूँ बिहार की जनता को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उस सौहार्द के माहौल को अपने भीतर समाहित कर दिया है कि अपार्ट everything that is happening in the nation, Bihar is not affected by that. That the cabinet politics is still not affected. हाँ, जातिगत हो सकता है, क्योंकि जातिगत हम देखते हैं बिहार में जातिगत इलेक्शंस होते हैं, और वो पूरे भारत में होने लगे हैं अगर लेकिन कम्युनल बेसिस पे वो मूव बीजेपी का या किसी पार्टी का बिहार में नहीं चलने वाला है। बिकॉज जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो 1970s और 80s में इनकलकेट उन्होंने की, और जो डेवलप हुआ फर्दर ऑन, उन्होंने इस तरह का परिवेश तैयार किया बिहार में जो कि कम्युनल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करता। दे टोटली रिजेक्ट द कम्युनल पॉलिटिक्स। हाँ, दे आर इनटू द कास्ट पॉलिटिक्स, बट दे टोटली रिजेक्ट द कम्युनल पॉलिटिक्स। So it is like Bihar is not going to embrace such type of move like communal politics in their space. वो अपने परिवेश में तो इसको अलाउ नहीं करते हैं, जिसके लिए पूरे भारत को उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। जी, अच्छा अनीश, सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही
कट्टर ईमानदार पॉलिटिशियन का बयान देखा कि हम बिहार के सारे सीटों पे लड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। इसके पहले ओवैसी साहब ने भी बोला है कि वो सारे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपको बिहार में थर्ड फ्रंट भी बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे हो सके कि केजरीवाल, ओवैसी और जॉन सुराज ये लोग मिलके एनडीए और इंडिया को टक्कर देने के लिए खड़े हो जाए? मुझे नहीं लगता कि अभी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। तो अच्छा। ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो अपनी पॉलिटिकल कार्डर है उसको रिवाइव करने का समय है अभी, इन सभी पार्टियों के लिए, एआईएम के लिए, आप आम आदमी पार्टी के लिए, ये सब के लिए, इनके लिए थोड़ा असंभव सा हो जाता है कि आप 200 बिहार जैसी जगह पे 243 सीटों पे लड़े और वहां पे आप कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दें। सो दे कुड गेट सम सॉर्ट ऑफ वोट शेयर, 1%, मे बी 2%. They are not going to affect the Bihar politics. Bihar politics is now totally two front. It's between India and India alliance. तो जो इन दो धड़ों में, जो इसके साथ है, जो इसके खिलाफ है, इन दोनों में ही लड़ाई है। यहाँ पे AIMIM या आम आदमी पार्टी या तीसरा कोई थर्ड फ्रंट मुझे नहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई बन सकता है या बनने वाला है। बिकॉज तरह की बिहार जैसे जहां पे पॉलिटिक्स जहां पे हो रही है, जहां पे इतनी मैच्योर पॉलिटिक्स है, तो वहां पे आम आदमी पार्टी, AIMIM जैसे और भी जो थर्ड फ्रंट के जो विचार रखते हैं कि हम एक कोलिशन बनाएंगे, उनका बहुत इम्पैक्ट जो है नगण्य हो जाता है, बहुत ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। और हम पास्ट के इलेक्शन में देख चुके हैं, कई जगहों पे काफी नंबर्स में लड़े हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, AIMIM ने भी कैंडिडेट्स उतारे हैं, बट यू हैव सीन द रिजल्ट। कई जगह उनकी जमानत जब्त होती है, बहुत कम शेयर मिलता है। और मैं एक जगह बयान सुन रहा था AIMIM का और आम आदमी पार्टी का भी कि आप कई बार इलेक्शन कई स्टेट में इसलिए भी लड़ते हैं ताकि आपको थोड़ी सेट ऑफ शेयर मिल जाए, वोट शेयर, सो दैट यू कैन क्लेम टू बी नेशनल पार्टी। तो आफ्टर लूजिंग दिल्ली इलेक्शंस, केजरीवाल को नेशनल पॉलिटिकल कैनवस पे बने रहने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। सो दिस कुड बी द मूव कि आप उसको एक नेशनल, अपनी पार्टी को नेशनल वो स्टेटस या सिंबल देने के लिए ये मूव करें। पर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट बिहार के इलेक्शन पे हो रहा है या बिहार की जो राजनीति है उस पर कोई होगा। बिल्कुल। तो अनीश, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जो रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं बिहार में, या वो SIR का मुद्दा हो, या वोटर अधिकार यात्रा हो, या फिलहाल अभी मोदी जी की मां के सम्मान में जो बिहार बंद है, इन सब पॉलिटिकल परिदृश्य को देखते हुए अभी आपको क्या लगता है कि करेंटली एज ऑफ नाउ, मुझे मालूम है कि पॉलिटिक्स तो 15 दिन 20 दिन में परसेप्शन चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट एज ऑफ नाउ आपको एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? विशाल, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप कैसे देख रहे हैं। मुझे मैं जो देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस इज मोर कोहेसिव। उनके 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 अंदर एकता ज्यादा दिख रही है, वो एक साथ एक जगह और एक मुद्दे पे एक साथ खड़े हो रहे हैं। बट आप अभी देखिए कि चिराग पासवान का बोलना कि मैं सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ूंगा, फिर जेडीयू का स्टेटमेंट, तो कहीं ना कहीं एनडीए थोड़े बिखराव में है या एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है कि वो बीजेपी की। और एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मुकेश सहनी का। आपने देखा होगा कि पिछले बार जब वो चुनाव लड़े थे तो वो एनडीए के पार्ट थे और इस बार जीप पे बहुत घूमे हैं राहुल और तेजस्वी के साथ। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जो थोड़े मोड़े उनको नुकसान पहुंचाने का काम। आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि वो ऐसा ही है कि जो पार्टी देखो, स्वाहा हो गए, सहानी हो गए, मुकेश सहानी हो गए, ये इनकी पॉलिटिकल रिलेवेंसी इस चीज से है कि वो पावर के साथ अलाइन रहे। तो इनका तो उसी तरफ होगा जिस तरफ की विंड होगी, जिस तरफ का वेव होगा। तो अगर वो देखते हैं कि इंडिया अलायंस इज साउंडिंग मोर पावरफुल, मोर कोहेसिव और मोर यूनाइटेड, दे विल श्योरली स्टैंड विद राहुल गांधी एंड इंडिया अलायंस। बट अगर उनको जो भीतर घात दिख रही है एनडीए के अंदर, जो मैं देख रहा हूँ जेडीयू के से स्टेटमेंट आ रहे हैं, चिराग पासवान के स्टेटमेंट, ये कहीं ना कहीं एनडीए में बीजेपी को पीछे प्रेशराइज करने का मूव है। तो यहाँ से लोग उनको ये परसेप्शन बन रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आपस में भीतर घात कर सकती है। और इसका नुकसान कई बार होता है पार्टीज में कि आपके अंदर कोएशन में, आपके कोलिशन में अगर आपके साथ ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है तो उसका नुकसान होता है। तो इस वजह, और अभी मैं कहूं तो मैं देख पा रहा हूं कि इंडिया अलायंस ज्यादा मजबूत है, एक साथ खड़े, एक मुद्दे पे खुल के एक साथ आ रहे हैं सारे पार्टीज के जो लीडर्स हैं। और एनडीए में वो भीतर घात शुरू हो गया है, जो कि जिसको बीजेपी अवॉइड करना चाहती है, जिसको बीजेपी ज्यादातर समय पर्दे के पीछे रखना चाहती है। बट नाउ इट्स जी।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश, आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू विशाल, धन्यवाद।